श्लोक बोलो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सो फर्स्ट जो श्लोक है गुरुर ब्रह्मा, वो हम गुरु के लिए बोलते हैं। सो गुरु मतलब टीचर, मतलब कौन सा भी टीचर, हाँ, नॉट नेसेसरी टीचर। ओके, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपकी फ्रेंड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उसने आपको इंस्टाग्राम का रील कैसे अपलोड करना है ये सिखाया, वो आदमी भी आपका गुरु है। जिस लोगों से आप सीखते हो ना, वो सारे गुरु होते हैं। नॉट नेसेसरी कि टीचर ही गुरु होता है, जिससे आप सीखते हो उसको गुरु बोला जाता है। ओके, सो हम किससे किससे सीखते हैं? हम ऐसे लोगों से भी सीखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वेदांत अग्रवाल के सबको बताए, पोर्श गाड़ी चला के दो लोगों को उड़ाया था उसने, तो वो भी गुरु है, क्योंकि ऐसा करना नहीं है, ये सीखा ना हमने। करेक्ट। सो जो खूनी लोग हैं उनसे भी हम सीख रहे हैं ना कि खून करना नहीं है। ओके, क्योंकि हमें पता है कि आगे क्या होता है, आगे पनिशमेंट क्या मिल सकती है। सो उनसे सीख लिया ना हमने कि ये बुरे काम है और ये अच्छे काम है। सो बुरे काम हम किन से सीखते हैं? जो बुरे काम करते हैं उनसे। सो वो भी गुरु है। सो हम बहुत सारे लोगों से सीखते हैं, नॉट नेसेसरी बुक का नॉलेज। करेक्ट। एंड दूसरा हम बोलते हैं श्लोक, वो है महामृत्युंजय मंत्र, मतलब आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहने के लिए वो हर रोज बोलना है। सो आपको तीनों सीजन्स में, मतलब उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा, ओके, तीनों सीजन्स में आपकी तबीयत अच्छी रहेगी, फिजिकली भी है, मेंटली भी। तो उसके लिए वो 2 श्लोक हर रोज बोलना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जिन्होंने आपको सिखाया है, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड भी आपका गुरु है, तो हमेशा हमें उनकी याद रहती है ना कि अरे हाँ, ये मुझे मम्मी ने सिखाया, ये मुझे पापा ने सिखाया, ये मेरे फ्रेंड ने सिखाया था। तो उनकी हमेशा हमें याद रहनी चाहिए कि आज उनकी वजह से हम यहाँ पर हैं, उनकी वजह से मैंने ये सब सीखा है। तो उनकी याद रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ही हमें रिजल्ट मिलता है। अगर हमने ऐसे किया ना कि ये तो मेरी वजह से आ गया, ये देखो मैंने अपलोड किया ना रील, देखो कितने व्यूज आ गए, बट वो अपलोड रील करने के लिए किसने सिखाया था? मैं भी गूगल ने सिखाया होगा। तो गूगल भी हमारा बड़ा गुरु है ही ना। कुछ हमें नहीं आ रहा है, नहीं पता है, तो हम गूगल करते हैं। तो आज गूगल की वजह से ये तुम अपलोड कर पाई और व्यूज मिल गए। नहीं तो कैसे होता है, अहंकार बढ़ जाता है कि मैंने अपलोड किया और इतने व्यूज आ गए। ओके, तो वो नहीं बढ़ना चाहिए। अहंकार बढ़ गया तो रिजल्ट्स नहीं मिलते आगे। सो आपको हमेशा उनके याद में रहना है। एंड सेकेंड थिंग, आपको पता है हेल्थ इज वेल्थ, तो उसके लिए ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हम जो होमवर्क है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब इसके आंसर्स कौन देंगे? आप लोग देंगे, आपने सॉल्व किया है ना। सो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस निधि ट्रेडर्स। ओके, सो जुलाई 22 3rd को सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000, चार्ज CGST एंड SGST 6% ईच। सो कैलकुलेट करो, 50,000 पे 6%। कैलकुलेटर अलाउड होता है हाँ CA एग्जाम्स में, जो नए स्टूडेंट है। 3,000 एंड बैंक अकाउंट डेबिट किया ना, कुछ दिया नहीं है मतलब। सो एंट्री क्या की आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करेक्ट। सेल्स की अमाउंट 50,000 थी ना, एंड ये 3,000, सो टोटल 56,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सरजित या सुरजित फॉर 28,000,
इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6% ईच। इंक्लूडिंग है मतलब अगर सेल्स की अमाउंट 100 है तो GST टोटल GST कितना होगा, 6% ईच दिया है ना, 6% ईच मतलब टोटल कितना हुआ 12। सो सेल्स इंक्लूडिंग GST कितना होगा 112। ओके, अभी इंक्लूडिंग GST सेल्स कितना दिया है 28,000। तो आपको GST की अमाउंट निकालनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेसिक अमाउंट सेल्स की निकालनी है। सो 28,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112, 25,000 आ गया। कैलकुलेटर पे करो प्रैक्टिस के लिए, आपने घर पे सॉल्व किया है फिर भी करो। 28,000 इंटू अभी 25,000 बेसिक अमाउंट आ गई है, एंड सुरजीत का नाम दिया हुआ है मतलब कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल। सो सुरजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST अकाउंट टू इनपुट टू आउटपुट SGST अकाउंट, करेक्ट। सो यहाँ पर सेल्स की अमाउंट 25,000, ओके। उसके बाद 25,000 इंटू 6% करो। किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है तो हाथ ऊपर करो, यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं। हाँ, सो पास ऑन करोगे क्या उस बेंच पे, ओके। आपके पास स्टेशनरी मटेरियल कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे आने का सब मिलता है यहाँ पर, ओके। 2-3 पाउच है, कैलकुलेटर्स है। बहुत सारे स्टूडेंट दान धर्म करके जाते हैं और उनको पता भी नहीं रहता कि दान धर्म किया हुआ है मैंने, तो यहाँ पर सब रखा हुआ रहता है, ओके। नीचे आप गए तो नोटबुक्स भी है, 1-2 पेजेस लिखे हुए, बाद में पूरा ब्लैंक है वो नोटबुक। ऐसे 4-5 नोटबुक्स पड़े हुए हैं। और घबराओ मत, 1 साल हुआ वो आए ही नहीं है लेने के लिए, तो अभी तो वो भूल ही गए होंगे ना कैसे कुछ मैंने रखा है, तो आप लेके जा सकते हो उसको, ओके। आप रफ वर्क के लिए वगैरह यूज करो प्रैक्टिस के लिए बुक। तो 28,000 ऐसे आया, हाँ, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग अच्छे से पढ़ना है आपको। नाउ रिसीव 25,200 फ्रॉम सुरजीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 28,000। आपको 25,200 ही मिले हैं सुरजीत से। सो बाकी का क्या, फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट, करेक्ट। कितना आ रहा है डिस्काउंट का अमाउंट, हाँ, मतलब उनको 10% डिस्काउंट ऐसे बोलना था, बट उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया वो। सो पैसे आपको कितने आ गए बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट 25,200। आपने डिस्काउंट दिया मतलब वो डिस्काउंट अलाउड है, बराबर, मतलब लॉस है ना। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो कितना आया वो 2,800 टू सुरजीत। सुरजीत इज द पर्सनल अकाउंट ना, नेचुरल पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। 28,000 टोटल ना इसकी। सो सुरजीत अकाउंट नील हो गया क्या, फर्स्ट एंट्री में डेबिट दिया था सुरजीत को, इस एंट्री में क्रेडिट दिया, सो सुरजीत अकाउंट नील हो गया। सुरजीत को हमने सेल किया था 28,000 का, बट सुरजीत से कितना रिसीव हुआ 25,200, ओके। एंड यही फुल सेटलमेंट है, मतलब अभी और कुछ नहीं आने वाला है। नाउ सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर 30,000, चार्ज IGST 12%, receive 12,000 immediately and balance to be received after 1 month। तो 30,000 पे IGST मतलब सेम स्टेट में है या इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट मतलब 2 अलग अलग राज्य में है, ओके। सेम स्टेट में होता तो क्या लगता, CGST है SGST, हाँ, इंट्रा स्टेट बोलते हैं ना उसको, इंट्रा मतलब परचेस एंड सेल, मतलब महाराष्ट्र से परचेस किया एंड महाराष्ट्र में ही सेल किया, तो वो इंट्रा हुआ। एंड इंटर स्टेट मतलब
महाराष्ट्र से परचेज, गुजरात में सेल, फॉर एग्जाम्पल। सो ये इंटर स्टेट है, इसलिए अच्छा हो जाता है ना हमारे लिए। डायरेक्टली 12% कैलकुलेट करो 30,000 पे। हाँ करेक्ट। सो कपिल से टोटल आपको कितना लेना है? 30,000 प्लस 3,600, करेक्ट, 33,600। उसमें से इमीडिएटली कितना दे रहा है वो आपको? 12,000। सो कितना बाकी है? 21,600 इज बैलेंस रिसीवेबल है ना, टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1 मंथ। तो वो आपका डेटर हो गया। कौन से अमाउंट के लिए? 21,600 के लिए ही वो डेटर है। एंड इमीडिएटली पैसे कितने आए हैं? 12,000। सो बैंक अकाउंट में डेबिट कितना होगा? 12,000 का। एंड वो रिसीवेबल कितने के लिए है? 21,600। कपिल नाम था ना उसका। कपिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स की बेसिक अमाउंट कितनी थी? 30,000। एंड इनपुट लिखू या आउटपुट? आउटपुट IGST अकाउंट 3,600। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, सो वो अच्छे से प्रेजेंट ऐसे करना है। हाँ ओके, हमें इम्प्रेस करना है किसको? चेकर को। ओके, एंड चेकर इम्प्रेस कैसे होगा? आंसर शीट से। आपके आंसर शीट पे आपका नाम नहीं लिखा रहता, आपका रोल नंबर लिखा रहता है। सो आप पुणे से हो, महाराष्ट्र से हो, दिल्ली से हो, उसको पता नहीं है। आप लड़का हो या लड़की हो ये भी पता नहीं है। पेपर चेकर को सिर्फ आपका पेपर पता है। ओके, सो आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपका प्रेजेंटेशन देखते हैं, मतलब आपने फॉर्मल कपड़े ही पहने हैं या टी शर्ट और स्कर्ट पहन के अगर आप गए हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो क्या बोलेंगे? कैजुअल ड्रेस में आप कैसे आए हो इंटरव्यू के लिए। सो वहाँ पर हमारा प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट है जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। बट एग्जाम के लिए आपका प्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, टी शर्ट में गए तो भी चलेगा एग्जाम को। ओके, प्रेजेंटेशन किसका इम्पॉर्टेंट है? पेपर का। सो प्रॉपर इन द बुक्स ऑफ मिस निधि लिखना है, दिया था ना क्वेश्चन में। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस निधि, ट्रेडर्स भी लिखना चाहिए आगे। फिर आप क्या बना रहे हो उसका हेडिंग दिया है क्या? जर्नल। ये चेकर ऐसे देखता है हाँ पहले, फिर फॉर्मेट देखता है कि डेट का कॉलम किया है क्या। अभी देखो शॉर्टकट कैसे मारना है कि पूरे जुलाई मंथ का ही चल रहा है ना, तो कॉमन लिख दिया उन्होंने। जुलाई एंड 2022 इज कॉमन, ईयर कॉमन है, मंथ कॉमन है, उसको ऊपर लिख दो। एंड फिर नीचे सिर्फ ऐसे डेट्स लिखते जाने हैं एंट्री के इधर 3, 4, 5, 6। ओके, ये CA फाउंडेशन में अलाउड है। हाँ, आपको 11, 12 में अलाउ नहीं करते, आपको प्रॉपर 3/7/22 ये पूरा लिखना पड़ता है। ओके, CA फाउंडेशन में क्यों अलाउड है? आपको सिर्फ वो टेस्टिंग कर रहे हैं कि आपको जर्नल एंट्रीज आते हैं ना। अभी CA फाउंडेशन में जो आप अकाउंट सीख रहे हो वो ऑडिटर के एंगल से सीखो। आपको अकाउंटिंग करने के लिए जाना है क्या? बताओ नहीं, किसी दूसरे का अकाउंटिंग आपको चेक करना है, आप ऑडिटर बनने वाले हो। सो दूसरे का चेक करना है मतलब पहले हमें आना चाहिए, करेक्ट? हमें ही नहीं आ रहा तो हम कैसे चेक करेंगे दूसरे का? सो आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसका टेस्टिंग चल रहा है। अभी डेट लिखने को आता ही है ना, तो वो नहीं देखने वाला है चेकर, एंट्री में मेन इंटरेस्ट है। ठीक है, सो डेट के बाद नेक्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, देन LF, देन डेबिट एंड क्रेडिट। एंड ये रुपी की साइन लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन से करेंसी में अमाउंट आप लिख रहे हो वो लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, LF का फुल फॉर्म बताओ? लेजर फोलियो, करेक्ट। नेक्स्ट बताओ, अभी कपिल वॉज अलाउड रिबेट ऑफ 5,000 एज गुड्स सप्लाइड टू हिम वेर डिफेक्टिव। ओके, हमने कपिल को गुड्स सेंड किए थे 30,000 के, तो कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकले, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट देना पड़ेगा ना उस कस्टमर को। अभी वो दुखी है तो उसको खुश करना पड़ेगा ना, वो नाराज है हमसे क्योंकि हमने डिफेक्टिव गुड्स सेंड किए, तो अभी उसको खुश करने के लिए आप क्या दोगे? डिस्काउंट। गुड्स वेर सोल्ड बाय चार्जिंग IGST 12%।
तो अभी रिबेट मतलब कपिल से उतना आना कम हो गया ना, ओके। 5000 रिबेट का अमाउंट एंड उसके ऊपर 12% का आईजीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। आपने अभी यहाँ पर आईजीएसटी आउटपुट में डाला था ना, ये 30,000 पे इतना आईजीएसटी, तो 5000 का 12% आईजीएसटी उतना भी आपको ये करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सो कैलकुलेट करो। करेक्ट, 600 ना। तो रिबेट आपका लॉस है, इट्स लाइक डिस्काउंट। सो रिबेट अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा टू कपिल। सो कपिल से उतना कम आएगा। सो मैं लिखने की जगह यहाँ से दिखाऊं क्या डायरेक्टली, तो टाइम सेव होगा। हाँ, यहाँ से दिखाती हूँ। रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट कौन सा है, नॉमिनल। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये कैसे कैलकुलेट किया, 5000 इंटू 12%, टू कपिल अकाउंट 5600, ठीक है। मुझे बताओ, हमने कल एक देखा था कि इनपुट जो होता है वो एसेट है एंड आउटपुट इज लायबिलिटी। हाँ, तो एसेट एंड लायबिलिटी मतलब क्लासिफिकेशन मॉडर्न अप्रोच से हुआ या ट्रेडिशनल, मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल वाला आप बताओगे वो रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। कहाँ पर था वो वर्ड, ये हाँ यहाँ पर होगा ना शायद। हाँ, हाँ ये एसेट है, ये लायबिलिटी है। इनपुट जीएसटी एसेट है, हाँ, एंड ये आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है। सो एसेट एंड लायबिलिटी मॉडर्न अप्रोच में आता है ना, वो 6 क्लासिफिकेशंस में। एंड ट्रेडिशनल अप्रोच से ये अकाउंट क्या हुआ, एज अ सी, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए अकाउंट्स का। ये रियल हुआ, एसेट है मतलब रियल हुआ, करेक्ट। इनपुट जीएसटी एसेट है तो वो रियल हुआ, एसेट है, एसेट्स के अकाउंट्स रियल अकाउंट्स होते हैं एंड लायबिलिटी के अकाउंट्स नॉमिनल। एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, गेन एंड इनकम, तो वो नॉमिनल होते हैं। ये एक्सपेंस नहीं है, लायबिलिटी है। पर्सनल, एंड पर्सनल में कौन सा, नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट किसको टैक्स देने वाले हो आप, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो ये आउटपुट वाला पर्सनल अकाउंट हुआ, आउटपुट जीएसटी। एंड इनपुट जीएसटी रियल, क्योंकि वो एसेट है आपका, ठीक है। उसको आप पर्सनल भी ट्रीट कर सकते हो, इनपुट को। कैसे, किसको रिप्रेजेंट करता है, वो गवर्नमेंट को, जिसको आपने एडवांस में जीएसटी पे किया है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीवेबल, ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है ना। तो ये जीएसटी भी ये हुआ पर्सनल। एंड टैक्स का एक्सपेंस, जब आप टैक्स का पेमेंट करोगे वो नॉमिनल हुआ, ओके। ये दोनों लायबिलिटीज है, तो आप सेट ऑफ करते हो ना इसको, एंड सेट ऑफ करके जो भी पेमेंट करोगे, इस एंट्री में देखा था ना हमने, आउटपुट जीएसटी सब आप डेबिट करते हो, इनपुट क्रेडिट करते हो, एंड फिर रिमेनिंग क्या करते हो, पे करते हो। तो जो रिमेनिंग पे कर रहे हो वो एक्सपेंस हुआ, ठीक है। सो देखो, जैसे कि सैलरी अकाउंट हमने देखा तो वो नॉमिनल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल, पर्सनल में कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव। प्रीपेड सैलरी कौन सा हुआ,
पर्सनल, एंड पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, now sold goods to Manpreet for rupees 1 lakh at a discount, trade discount of 20%. so trade discount रिकॉर्ड करते हैं या नहीं करते हैं? so 1 लाख का 20% ओरली कैसे करोगे? एक जीरो हटाया तो 10% एंड उसका डबल करो, हाँ 20,000। ओके, एक जीरो हटाए तो 10,000, उसका डबल इज 20,000। सो नेट अमाउंट कितनी है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट? 80,000 एंड उस पे IGST आपको चार्ज करना है 12%। सो करो 80,000 इंटू 12%, 9,600। सो मनप्रीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST। हाँ, मनप्रीत अकाउंट डेबिट ऐसे करके अमाउंट ब्लैंक रखनी है। हाँ, पहले आप लिखोगे टू सेल्स 80,000, टू आउटपुट IGST 9,600 एंड देन रिसीवेबल टोटल 89,600। गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस 20,000 रिटर्न बाय मनप्रीत। सो देखो ये सेल्स रिटर्न है एंड आपने IGST चार्ज किया था ना 20,000 पे 12%। ओरली करो, सॉरी IGST 12% है ना। सो पहले 1% निकालो, मतलब 2 जीरोज हटाओ, सो 200 हुआ। 200 इंटू 12, 12 इंटू 2, हाँ 2,400 हो जाएगा। 12 दूने 24, 24 और 2 शून्य, 2,400 का IGST रिवर्स करना पड़ेगा। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 20,000, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 2,400 एंड गिवर कौन है? हु इज द गिवर? मनप्रीत। टू मनप्रीत 24,600। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 16,000 कैसे आया? हाँ, ट्रेड डिस्काउंट भी, हाँ ये लिस्ट प्राइस है ना। लिस्ट प्राइस मतलब बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। सो 20,000 का 20% इज 4,000, मतलब सेल्स रिटर्न की अमाउंट 16,000 हुई। अभी 16,000 पे 12% कैलकुलेट करो, 1520। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 16,000, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 1920 टू मनप्रीत अकाउंट टोटल 17,920। ये 16,000 कैसे आए? 20,000 लिस्ट प्राइस माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट TD। रिसीव्ड कमीशन ऑफ रुपीज 15,000, चार्ज CGST एंड SGST 6% ईच। सो 15,000 पे 6%, 900। सो रिसीव्ड मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करके आगे अमाउंट नहीं लिखनी है। टू कमीशन अकाउंट 15,000 एंड उसके ऊपर 900 900 आ जाएगा ना। टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। क्लियर है ये? सो टोटल कितना हुआ? 16,800। Illustration 10, record the following transactions in a journal assuming CGST and SGST 6% each. आपण सर्विस दिली ना, सर्विस दिली, सर्विस गेली, आउटपुट। आपण सर्विस घेतली, आली सर्विस, मग इनपुट। ओके, आपण पेमेंट केलं, आपण गुड्स परचेस केले, गुड्स आले, परचेसेस साठी पेमेंट केलं, दॅट इज इनपुट।
आपण सर्व्हिस घेतली कोणाची, फॉर एक्झाम्पल तू लॉयर अपॉइंट केलास, तर तू लॉयरची फी पे केलीस, लिगल फीज. सो तू सर्व्हिस घेतलीस अँड यू पेड द फी. सो GST चार्ज ऑन एक्सपेन्सेस इज इनपुट. कारण तो लॉयर तुझ्याकडनं ती फी घेणार प्लस GST पण घेणार ना तो, त्याचा GST. एंड व्हेन वी विल चार्ज टू आवर कस्टमर्स. अभी CA होने के बाद अगर आपने बिजनेस किया तो आप गुड सेल करोगे, बट आपने बिजनेस नहीं किया, आपने कंसल्टेंसी सर्विस स्टार्ट की, तो आप थोड़ी सेल करने वाले हो, आप तो सर्विस दे रहे हो. मतलब आप सेल्स अकाउंट नहीं क्रेडिट करोगे, आप फी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कंसल्टेंसी फी रिसीव्ड, प्रोफेशनल फी रिसीव्ड, ऑडिट फी रिसीव्ड, ओके, टैक्सेशन कंसल्टेंसी फी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड. तो ये आपका इनकम होगा ना. आप थोड़ी ट्रेडर थोड़ी हो, आप ट्रेडर कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेगा, सेल्स. एंड हम जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, आर्किटेक्ट, लॉयर, CA में डॉक्टर, वो सेल्स अकाउंट कैसे क्रेडिट करेगा, वो थोड़ी बिजनेसमैन है, वो कौन है, सर्विस प्रोवाइडर है. ओके, आपका सोशल मीडिया पार्टनर होगा या आप, तो वो आपने पेमेंट किया, बट आप खुद सोशल मीडिया वाले हो, तो आप क्या कर रहे हो, उस सर्विस के लिए चार्ज करोगे ना, आप उसका इनवॉइस बनाओगे. और कौन कौन सर्विसेज देता है, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, ओके. और कौन होता है, वीडियोग्राफर की सर्विस होती है, वीडियो शूट के लिए आते हैं ना, फोटोग्राफी के लिए आते हैं, वीडियो शूट के लिए आते हैं, वो सब सर्विस देते हैं. कोचिंग क्लास वाले सर्विस देते हैं. आपने डांस क्लास लगाया, सिंगिंग क्लास लगाया, योगा क्लास लगाया, ये सर्विस है ना उनकी, प्रोडक्ट थोड़ी सेल कर रहे हैं. तो जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले ये सब लोग हैं, वो सेल्स अकाउंट नहीं दिखाएंगे, वो फीज अकाउंट दिखाएंगे. या एजेंट है तो वो कमीशन, उसका इनकम है, एंड उसके ऊपर वो क्या चार्ज करेंगे, GST. इसलिए वो आउटपुट हुआ. जो भी हम कस्टमर से रिसीव करेंगे दैट इज आउटपुट, GST. उसका आउटपुट या इनपुट वाला क्वेश्चन था ना. तो कस्टमर से जो अमाउंट आ रही है वो आउटपुट, एंड जो हम सप्लायर को पे कर रहे हैं या हम एक्सपेंसेस किसी को पे कर रहे हैं, तो वो इनपुट. अभी 6% चार्ज करना है, हाँ, सबके ऊपर. तो आपको कुछ सोचना नहीं है इसके लिए कितना रेट है, इसके लिए कितना, इसके सबके लिए क्या रेट है, 6% ही है. पहला बताओ, सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लीस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट. 10 हटाओ, 5,000 दैट इज 10%, उसका डबल 10,000. सो 50,000 माइनस 10,000 40,000. 40,000 के ऊपर 6% कैलकुलेट करो, करेक्ट, 2,400. मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST. सेल की बेसिक अमाउंट 40,000 हुई एंड 2,400 ईच. सो टोटल कितना हुआ, 44,800. ठीक है. नेक्स्ट बताओ, सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लीस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट. मतलब कितना हुआ नेट अमाउंट, 80,000. 20,000 डिस्काउंट माइनस करके नेट प्राइस हुआ 80,000 एंड 5% कैश डिस्काउंट. क्या ये डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा ना, बट आपको जो GST चार्ज करना है वो 80,000 पे करोगे क्या, आप सेल जिस पे रिकॉर्ड करोगे उस पे चार्ज करते हैं डिस्काउंट, करेक्ट. सो यहाँ पर ऊपर देखो क्या हुआ था, वो 33,600 वाला देखो, सेल कितने का किया था,
सॉरी ये नहीं, सॉरी ये सुरजीत को 28,000 का सेल किया था, बट वो इंक्लूडिंग था हाँ टैक्स, तो हम 25,000 पे आए थे बेसिक पे, एंड ये 25,000 पे चार्ज किया था आपने। सुरजीत ने पूरा अमाउंट दिया था कि आपको 28,000? नहीं, पूरा क्रेडिट सेल था ना वो, एंड बाद में सुरजीत ने आपको इतना ही दिया 25,200, एंड डिस्काउंट आपको देना पड़ा 2,800 का। सो यहाँ पर देखो, आपने इसके ऊपर जो सेल्स में आप अमाउंट दिखाने वाले हो, इसके ऊपर चार्ज होता है जीएसटी। ये एक हिंट मैंने बताया। तो इस क्वेश्चन में सेल्स में जो अमाउंट जाएगी, मतलब उस पे क्या होगा? जीएसटी चार्ज होगा। सेल्स को कितनी अमाउंट जाने वाली है? हाँ, तो उसके ऊपर लगाओ 6% ईच, करे 4,800 ईच। वो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी हुआ, एंड आपका लॉस हुआ ना वो 5% का, तो 80,000 प्लस 4,800 दो बार ऐड करो, हाँ 89,600 हुआ ना टोटल। और उसमें से सॉरी 5% डिस्काउंट, इस पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना, टैक्स पे डिस्काउंट नहीं है। टैक्स आपने देखा है कि जीएसटी भरो 5% डिस्काउंट चल रहा है, सो 80,000 का 5% करना पड़ेगा आपको। डिस्काउंट आपके अमाउंट पे आप दे सकते हो, जीएसटी के अमाउंट में डिस्काउंट नहीं होगा। सो 80,000 क्या है? सेल की अमाउंट है, उसके ऊपर आप 5% दे सकते हो डिस्काउंट, बट जीएसटी के अमाउंट पे डिस्काउंट कैसे आएगा? उसमें कुछ डिस्काउंट नहीं है। तो कैसे लिखना है? टू सेल्स, ये तो कंफर्म हुआ है, ओके। ये दो अकाउंट्स कंफर्म है, तो अकाउंट्स डेबिट पहले कर दो, अमाउंट्स के कॉलम में कुछ मत लिखो, ओके। सो पहला बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आने वाले हैं। आप कैश डिस्काउंट कब देते हो? जब इमीडिएट पेमेंट होता है तभी आप कैश डिस्काउंट देते हो। अगर वो बोल रहा है मैं 2 महीने के बाद आपको पेमेंट कर रहा हूं, तो वो क्रेडिट सेल हुआ ना। सो क्रेडिट सेल के केस में डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमने कल देखा था, ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस बढ़ाने के लिए, एंड कैश डिस्काउंट कब देते हैं? इमीडिएट पेमेंट। वो इमीडिएट पेमेंट कर रहा है इसलिए आप डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब उसके नाम का अकाउंट डेबिट नहीं होने वाला है क्योंकि क्रेडिट सेल नहीं है। सो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कैश और बैंक अकाउंट। आपने कैश डिस्काउंट दिया है, मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट होगा, तो ये दो अकाउंट डेबिट में लिख देने हैं। टू सेल्स अकाउंट कंफर्म है, सेल 80,000 का किया, एंड टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। ये अमाउंट्स भी कंफर्म हो गए, 6% ईच, 4,800। नाउ हमने अभी देखा कि डिस्काउंट जो है वो जीएसटी में नहीं होता। गवर्नमेंट क्यों डिस्काउंट देंगी? आप दे रहे हो आपके कस्टमर को डिस्काउंट, बट हमें तो 80,000 पे ही 4,800 6% से चाहिए। अभी आपने कैश डिस्काउंट कितना दिया है कस्टमर को? 5%, तो वो 5% कैश डिस्काउंट इसका नहीं करना है। 89,600 का 5% नहीं करना है। किसका करना है बताओ? 80,000 का, जो सेल की अमाउंट है, तो वो 4,000 आ गई, एंड ये 89,600 माइनस डिस्काउंट 4,000, तो बाकी का उसने पे कर दिया हमें, ठीक है। सो पहले अकाउंट्स लिखते जाने हैं, कौन से डेबिट और क्रेडिट करने हैं वो, एंड देन अमाउंट सोचते सोचते लिखते जाओ, जो जो अमाउंट्स आपको मिल रहे हैं जैसे जैसे, एंड लिखते जाना है, ठीक है। आप ऐसे करने जाओगे ना, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, उसकी अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर उसकी अमाउंट लिखना, तो टाइम लगेगा। एंट्री डेबिट क्रेडिट किसको करना है पता है? तो वो अकाउंट्स पहले डेबिट क्रेडिट कर दो ना फटाफट, तो एक कैसे दिमाग से वो चला जाता है,
फिर अभी अमाउंट्स के बारे में सोचना है। आप दोनों एट अ टाइम सोचते हो तो कंफ्यूजिंग होता है कि अकाउंट भी कौन सा डेबिट क्रेडिट करना है और अमाउंट भी कौन सी है। एक बार डेबिट क्रेडिट कौन सा करना है वो लिख दिया तो वो दिमाग से जाएगा, देन यू कैन फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ऑन अमाउंट्स कि किसके सामने कितनी अमाउंट लिखनी है। हाँ, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मुकेश, इन्होंने मुकेश को ही पकड़ा है। हाँ, सोल्ड गुड्स टू मुकेश at the list price of 1,50,000 less 20% trade discount out of the amount due 60% is received out of which 3/4 is received by check। तो पहले क्या समझ में आ गया हमें, 1,50,000 पे 20% ट्रेड डिस्काउंट, सो 10% इज 15,000, उसका डबल करो 30,000। सो मतलब नेट अमाउंट कितनी हो गई, 1,50,000 माइनस 30,000, 1,20,000 करे एंड 6% कैलकुलेट करो उसके ऊपर, 7,200 दो बार करे। सो ऐड करो, टोटल कितना है ये, 1,20,000 प्लस 14,400, 1,34,400 इतना रिसीवेबल है मुकेश से। बट आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है, 1,34,400, उसमें से 60% इज रिसीव्ड, तो बाकी 40% हमने डिस्काउंट नहीं दिया है, रिसीवेबल है वो, मतलब डेटर है वो। सो इसको 60 एंड 40 में डिवाइड करो, 1,34,400 का 60% रिसीव्ड है एंड 40% रिसीवेबल। $80,000। एंड 53। हाँ, सो ये जो रिसीव्ड अमाउंट है इधर तक कैसे आया समझा ना। पहले 1,20,000 कैसे आया बताओ, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 1,50,000 माइनस 30,000 एंड देन ये हमने 6% ऐड किया है ना, 7,200 7,200 एंड जो 60% रिसीव्ड हुआ है उसमें से आउट ऑफ विच, मतलब उसमें से 3/4 बाय चेक आया, तो बाकी 1/4 कैसे आया होगा, कैश में आया। हाँ, सो मतलब ये जो 60% रिसीव्ड है इसका फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, 3/4 फॉर चेक, मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, बैंक, एंड जो कैश से आया है उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट होगा ना। करो 3/4 एंड 1/4 डिवाइडेड बाय 4 करो, 20,160। ओके, मेरा ना ये जो कैलकुलेटर है वो पूरा दिखता नहीं है, सो ये 1 है ना, 20,160। हाँ, एंड अभी इंटू 3 इज इक्वल टू इतना ही करो, 60,480। हाँ, सो हमें क्या क्या डेबिट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट करना है, डिस्काउंट कुछ नहीं दिया है ना हमने, टू सेल्स, टू CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। यस, बैंक में 60,480, कैश में कितना 20,160, सेल्स 1,20,000, 1,50 माइनस 30 ना, एंड 7,200 ईच।
ठीक है, 60,480 बैंक को डेबिट, कैश को डेबिट 2160। हाँ ये बाकी रह गया ना, सॉरी, बाकी 40% के लिए मुकेश से रिसीवेबल है ना, ये 40% अमाउंट क्या निकाली थी हमने, 53,760, यहाँ पर कर देती हूँ अभी, मुकेश अकाउंट डेबिट 53,760। To sales 1,20,000, to output CGST 7,200, to output SGST account 7,200। एंड ऐसे वर्किंग आपको दिखाना है, हाँ कौन से भी फॉर्मेट में दिखाओ, बट ये वर्किंग दिखाना पड़ेगा आपको, इसके मार्क्स होते हैं। आपके सारे जर्नल एंट्रीज करेक्ट है बट वर्किंग नोट नहीं की है तो आउट ऑफ नहीं मिलेंगे, हमें आउट ऑफ मार्क्स चाहिए। ठीक है, जर्नल एंट्रीज अभी तक मैंने बताया आपको कि एग्जाम में पूछा नहीं है, जर्नल एंड लेजर पूछते नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन, बट वो बेसिक है ना, वो आना चाहिए। एग्जाम में इसके आगे क्वेश्चंस पूछते हैं, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडियरी बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बाकी आगे के सारे चैप्टर्स पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। इन 2 ही चैप्टर्स पे क्वेश्चन पूछे नहीं है, बट जो न्यू सिलेबस आया है जिसमें जीएसटी के एंट्रीज इंट्रोड्यूस हुए हैं, ओल्ड सिलेबस में जीएसटी के एंट्रीज नहीं थे, तो चांसेस है जीएसटी एंट्रीज वाले क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड आपका 3rd वाला एग्जाम होगा न्यू सिलेबस का, करेक्ट। अभी का 20 जून को पहला पेपर है, मतलब कब, परसों ही ना, हाँ परसों पहला पेपर है न्यू सिलेबस का, फिर नेक्स्ट 2nd वाला कब होगा, डेट टाइम टेबल आ गया है। ओके, मतलब ये लोग तैयार है कि मैम हम फेल हो गए तो ये, तो उनको बोला है फेल मत हो जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है पता है क्या आपको, 8 to 17 सितंबर क्या है, गणपति है, और गणपति में इनके एग्जाम रखी है इंस्टीट्यूट ने, तो फेल मत हो जाओ, नहीं तो गणपति जाएगा आपका पूरा, तो इनको कंपलसरी पास होना ही पड़ेगा जून वाले लोगों को। एंड देन 3rd पेपर आपका, उसकी डेट नहीं आई अभी तक, इनके डेट्स क्या है पता है, 13, 15, 18 एंड 20। ओके, एंड 17 को अनंत चतुर्दशी, तो आपको पता है अनंत चतुर्दशी कैसे सेलिब्रेट करते हैं लोग। ओके, एक दिन का काम होता है बट 2 दिन चलता है, वो मिरवणुक आगे जाती ही नहीं है और रोड्स वीड सब बंद। तो 16 एंड 17 को सब लोग क्या करेंगे, नाचेंगे, और सीए फाउंडेशन के लोग क्या करेंगे, पढ़ाई, उस साउंड में, हाँ डीजे के साउंड में पढ़ाई करनी है। तो इसलिए जून वालों को फेल हुए तो फिर गया, फिर गणपति में जाओ। Yes, first का आंसर, इन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ट्रू और फॉल्स, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ट्रू है, क्योंकि करंट लायबिलिटीज लेफ्ट साइड से राइट साइड को आने के बाद माइनस हो जाएंगे। ओके, सो प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, ट्रू और फॉल्स विथ रीजन लिखना है आपको या विदाउट रीजन, विथ रीजन। अभी जो सेंटेंस ट्रू है इसमें रीजन क्या देना है, वो प्रॉब्लमेटिक होता है ना। फॉल्स वाले का रीजन लिखना इजी है, जो सेंटेंस लिखा है उसका अपोजिट सेंटेंस लिखना वो रीजन हो गया फॉल्स में। ट्रू में क्या है, ये ट्रू ही है तो क्या इसमें रीजन देना है। तो पढ़ाई करते वक्त जब आप रिवीजन करोगे तो स्पेशली नीचे जाके ट्रू के रीजन्स पढ़ो क्या दिए हैं, फॉल्स के रीजन आप लिख पाओगे, मुझे भी गारंटी है। ओके, एंड उसका बाइफर्केशन ऐसे नहीं है कि मैम 2 मार्क्स के लिए है ना, तो 1 मार्क ट्रू और फॉल्स लिखने के लिए एंड 1 मार्क रीजन के लिए, ऐसे नहीं है मार्किंग सिस्टम सीए में। आपने सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखा है एंड रीजन नहीं लिखा है तो 0, रॉन्ग रीजन
नो रीजन 0, रॉन्ग रीजन 0। ठीक है, ये वो 11-12 बीकॉम स्टाइल हो गया कि ट्रू और फॉल्स लिखने के लिए 1 मार्क, रीजन लिखने के लिए 1 मार्क। ये प्रोफेशनल एग्जाम है, इसमें ऐसा नहीं होगा। सो ये क्या लिखना है, एज पर द मॉडर्न अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच इट इज द बेसिक फॉर्मूला इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। सो ये जो इक्वेशन है वो हमने मन से नहीं बनाया हुआ, ये किसने इक्वेशन दिया है हमें, मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच में ये इक्वेशन है, इसलिए ये सेंटेंस ट्रू है, ऐसे लिखना है। सो रीजन क्या है, एज पर द मॉडर्न अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच इट इज द बेसिक फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, इन अकाउंटिंग प्रोसेस, क्योंकि वहां से ही प्रोसेस स्टार्ट होती है ना। उस फॉर्मूला से आप क्या करते हो, आगे मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्री बनाते हो ना। नेक्स्ट बताओ, in traditional approach for an entity a debtor will be the receiver after the sale of goods. Debtor is the receiver of goods ना, after the sale of goods या at the time of sale of goods, at the time of sale of goods वो रिसीवर है ना, एंड आफ्टर द सेल वो गिवर हो गया। ओके, आप गुड्स सेल कर रहे हो उसको, डेटर को, एंड वो क्या बोलता है आपको, मैं 1 महीने के बाद पेमेंट करता हूं आपको, मतलब ही क्रेडिट सेल हुआ ना वो। तो जब आप सेल कर रहे हो एट दैट टाइम वो रिसीवर है, किसका, गुड्स का। एंड आफ्टर सेल जब 1 महीने के बाद वो पेमेंट करने के लिए आएगा तब वो रिसीवर है या गिवर है, किसका गिवर है, क्या दे रहा है वो, कैश। तब आप एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, सो वो रिसीवर कब है, आफ्टर सेल या एट द टाइम ऑफ सेल, हाँ, एंड आफ्टर सेल वो क्या हो गया, गिवर। लग रहा है ना सीए की लेवल। ओके, ये बेसिक है, बट 11th-12th में ऐसा कभी क्वेश्चन ही नहीं था। सो ये फॉल्स है। इन द ट्रेडिशनल अप्रोच अ डेटर विल बी गिवर सिंस ही विल बी पेइंग मनी फॉर द सेल ऑफ गुड्स बाय द एंटिटी। सो आफ्टर सेल वो गिवर हो चुका रहता है। ओके, आफ्टर सेल वो रिसीवर नहीं है। ठीक है, सो उन्होंने पूछा था इन ट्रेडिशनल अप्रोच डेटर विल बी रिसीवर आफ्टर से, तो आफ्टर सेल वो रिसीवर नहीं है, आफ्टर सेल वो गिवर है। सो यहाँ पर क्या लिखना है, फॉल्स, एंड आफ्टर सेल ही इज गिवर। और ये मेरे मन की बात नहीं चल रही है, ये भी आपको लिखना है। आगे क्या लिखना है, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच वो गिवर है। ओके, सबके लिए आप प्रूफ आप देने के लिए जाओगे तो सामने वाला क्या बोलेगा, तुम्हारे ऊपर क्यों विश्वास रखूं, तुम बोल रहे हो इसलिए करेक्ट है, तुम बोल रहे हो इसलिए ट्रू है। तो ये रीजन नहीं है। मॉडर्न अप्रोच ये बोलता है, ट्रेडिशनल अप्रोच ये बोलता है, इसलिए ये ट्रू है, ये फॉल्स है। मेरे ऊपर विश्वास मत रखो, इनके ऊपर, अप्रोच के ऊपर विश्वास रखो। ठीक है, सो वो रीजन करेक्ट है। The rule of nominal account states that all expenses and losses are recorded on credit side. ऐसे बताता है रूल, फॉल्स। तो रूल क्या बताता है, हाँ हाँ, सो फॉल्स जिसका है आंसर, उसका रीजन लिखना इजी है। जर्नल प्रॉपर इज ऑल्सो कॉल्ड अ सब्सिडियरी बुक, ट्रू। रीजन, it is a type of सब्सिडियरी बुक ओनली। सो सब्सिडियरी बुक मतलब ही जर्नल। एंड जर्नल प्रॉपर में क्या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो बाकी इधर नहीं रिकॉर्ड हुए हैं वो। ट्रू, इट इज वन ऑफ द बुक वेयर द ट्रांजैक्शंस wherein the transactions not recorded in other books or not entered in other books are entered in this book. ओके, सब्सिडियरी बुक का ही वो वन ऑफ द बुक है।
सब्सिडियरी बुक्स कौन कौन से है? परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, ओके। बट सैलरी, एडवर्टाइजिंग, सोसाइटी मेंटेनेंस, ये सब पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट, ये हम 12 टाइम्स ही करने वाले हैं, ओके, मंथली का। तो उसके लिए ऐसे अलग से सैलरी बुक, इलेक्ट्रिसिटी बुक ऐसे नहीं बनाना है, 12 बार ये एंट्रीज आने वाले हैं ना पूरे साल में, तो वो सब किस में करना है? जर्नल प्रॉपर। डेप्रीसिएशन की एंट्री तो पूरे साल में एक ही बार आने वाली है, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो भी एंट्री कहाँ पर करनी है? जर्नल प्रॉपर में। तो इट इज वन ऑफ द बुक वेयर इन द ट्रांजैक्शन नॉट एंटर्ड इन अदर बुक्स, मतलब ये सब सैलरी वगैरह, सैलरी, डेप्रीसिएशन आर एंटर्ड इन दिस बुक, जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट, capital account has a debit balance. False. It is generally has credit balance. Purchase account is a nominal account. नॉमिनल ना, आइदर उसको नॉमिनल ट्रीट करते हैं या रियल भी ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है? गुड्स का अकाउंट है ना, तो इन्होंने क्या ट्रीट किया है देखते हैं। ट्रू, एज इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस, ओके। सो ये ट्रू है, बट रीजन लिखने के लिए प्रॉब्लम है कि परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट्स में क्या आता है कि नॉमिनल अकाउंट्स में इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं, करेक्ट। तो परचेस इज एक्सपेंस एंड वो एक्सपेंस है इसलिए वो नॉमिनल है, ये रीजन लिखना है। वाई परचेस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट? इट इज ट्रू, बट वाई? बिकॉज इट इज रिगार्डेड एज एक्सपेंस, इट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, तो वो एक्सपेंस है इसलिए वो नॉमिनल है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन P&L. फॉल्स। कौन से अकाउंट जाते हैं P&L में? नॉमिनल, करेक्ट। एंड कौन से इसमें जाते हैं? पर्सनल एंड रियल कहाँ पर जाते हैं वो भी लिख दो, दोनों रीजंस लिख दो। ये फॉल्स है सेंटेंस, सो रीजन क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट एंड पर्सनल एंड रियल कहाँ पर जाते हैं? 3 है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाते हैं ना, ओके। रियल मतलब एसेट्स सारे, कहाँ पर देखते हो? बैलेंस शीट में। पर्सनल अकाउंट्स मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम रिसीवेबल, एसेट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी, ओके। सो पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स तो सारे एसेट्स रिलेटेड अकाउंट्स है, फर्नीचर, मशीनरी, बैंक, कैश। एंड पर्सनल अकाउंट मतलब आइदर लायबिलिटी या एसेट भी हो सकता है। कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स भी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। सो पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स कहाँ पर जाते हैं? बैलेंस शीट में। एंड नॉमिनल अकाउंट P&L में। तो ये फॉल्स है एंड ये दोनों लिख दो, ये जाते हैं बैलेंस शीट में एंड ये भी लिख दो कि नॉमिनल अकाउंट जाते हैं P&L में, ठीक है। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कंटेन्स ऑल द पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। फॉल्स। एसेट साइड को क्या क्या आएगा? ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स, करेक्ट। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ट्रू। अभी क्यों पर्सनल है वो? इट रिप्रेजेंट्स द ओनर, करेक्ट। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ट्रू। रीजन? करेक्ट, करेक्ट। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम इन जर्नल, ओके। सो यहाँ पर फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग, ये 3 वर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए। बाकी आप सेंटेंस बना सकते हो अपने हिसाब से कैसे भी, जिसमें इंग्लिश ग्रामर का उपयोग करना है आपको करेक्ट से, ठीक है। सो बाकी वर्ड्स कौन से आने चाहिए? फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग इज डन इन जर्नल। सो जर्नल चैप्टर हो गया, हाँ।
ओके, सो एक 5 मिनट ब्रेक लो एंड देन लेजर को जाना है। सो लेजर बेसिक पहले देखते हैं एंड देन एडवांस लेवल का लेजर भी है सीए फाउंडेशन में। सो मैं बुक डाउनलोड करती हूँ। तब तक आप ब्रेक ले सकते हो, घूम के आना है तो घूम के आ जाओ, बाहर जाके राउंड मार के आ जाओ ऐसे। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर आप कर रहे हो। हम्म। लेक्चर झाल्यावर लगेच करते मी। एकदा मी इथनं गेले ना की ऑफिसची कामं खाली सुरू होतात। 2ला मग पुढचं लेक्चर असतं लगेच आणि मग 4ला पुढचं असतं। हो हो, ते इंदुलालला आहेत आपले, शास्त्री रोडला। शास्त्री रोड माहिती आहे तुला? नवी पेठ, हां तिथेच। ओके, ती कॉमर्स घेणार आहे का? ती कुठे आहे राहायला? ओके, हां मग तिथनं येऊ शकते ती। तिथे बस स्टॉप आहे ना बाहेर? हां हां हां। अरे लेजर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कैसा है यहाँ पे? बाप रे, पूरा पीडीएफ ही डाउनलोड हो गया वो। सारे यूनिट्स एक ही इसमें डाउनलोड हो गए। आया लेजर आया। सो ब्रेक का टाइम खत्म हुआ है। हाँ, यस, लेजर सेकेंड स्टेप है।
क्यों ये नीचे जा रहा है? So ledger is the second step in accounting process. So इसमें हम concept of ledger, learn the technique of ledger posting and how to balance an account. So journal से ledger को जब हम entry transfer करते हैं उसको क्या बोलते हैं? posting of journal entries. So ऐसे एक technical word दे के रखा है, okay? उसको सो जर्नल एंट्रीज को ट्रांसफर करना मतलब ही पोस्टिंग करना है. एंड अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालते हैं, मतलब टू बैलेंस कैरीड डाउन या बाय बैलेंस कैरीड डाउन जो होता है वो फाइंड आउट करना है. देन लर्न द टेक्निक ऑफ ओपनिंग अकाउंट ईच ईयर, हर साल टेकिंग क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर. सो क्लोजिंग बैलेंस लास्ट ईयर का क्या हो जाता है नेक्स्ट ईयर? ओपनिंग बैलेंस. नोट ऑल्सो द यूज ऑफ द टर्म बैलेंस कैरिड डाउन एंड ब्रॉट डाउन. सीडी का आपने क्या फुल फॉर्म सीखा है? कैरिड डाउन, यही सीखा है ना, एंड ब्रॉट डाउन. ओके, कैरिड फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड ऐसे सिखाया, कौन किसने सीखा है ऐसे? डी ही सिखा है ना इधर, सीडी एंड वीडी. हाँ, एंड उसके फुल फॉर्म भी पता है सीडी एंड वीडी के, कैरिड डाउन एंड ब्रॉट डाउन. ओके, ये बताओ अगर ओपनिंग में डेबिट बैलेंस है तो कहाँ से स्टार्ट करते हो, कैसे स्टार्ट करते हो? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाँ, डेबिट बैलेंस, ओपनिंग में डेबिट बैलेंस चाहिए. हाँ, हमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. एंड क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाँ, ओपनिंग का ही देख रहे हैं हम, क्लोजिंग का नहीं देख रहे हैं. क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, ये लाइफ में आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो या लास्ट टाइम? लास्ट टाइम सीख रहे हो. हाँ, सो कुछ भी डाउट है तो पूछो, बेसिक डाउट अगर है तो भी. नाउ लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट. सो प्रिंसिपल के दो स्पेलिंग्स होते हैं, एक होते हैं PAL एंड PLE. ओके, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है? रूल, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग मतलब वहाँ पर PLE मतलब रूल, PLE मतलब, एंड PAL मतलब मेन. सो आपके कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है ना वो PAL होता है या PLE होता है? PAL, वो हेड है ना, वो मेन है कॉलेज का, वो मेन होता है ना. उसने एक बार छुट्टी बोल दी तो है छुट्टी, उसने बोला नहीं है छुट्टी तो नहीं है छुट्टी, वो हेड है तो वो PAL है. तो यहाँ पर लेजर क्या है? मेन बुक है. तो हमें रूल का संबंध ही नहीं है, तो कौन सा वाला स्पेलिंग होगा? PAL. सो लेजर इज नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट.
नाउ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर अकाउंट्स, उसको क्या टेक्निकली बोला जाता है? पोस्टिंग। रिमेनिंग आर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। रिमेनिंग मतलब बैलेंस। सम ऑफ द बैलेंसेस आर ट्रांसफर्ड टू नॉमिनल अकाउंट। अभी देखा हमने कौन से अकाउंट्स P&L को जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट जाते हैं P&L को। एंड ट्रेडिंग अकाउंट को कौन से जाते हैं? नॉमिनली। आइदर वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट ही आइदर ट्रेडिंग में जाएंगे या P&L में। सो वो कैसे डिसाइड करते हो आप? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये बाइफरकेशन किसका चल रहा है? एक्सपेंसेस का। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू परचेसेस। अगर मैं ट्रेडर हूं तो मैं खुद मैन्युफैक्चर करती हूँ क्या? नहीं, मैं इधर का माल उधर करती हूँ, सिर्फ होलसेल में लेती हूँ, रिटेल में सेल करती हूँ। सो मैं 100 रुपए को लेती हूँ एंड 150 को सेल कर रही हूँ। 100 को लिया, 150 को सेल किया, मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? 50। मैं ट्रेडर हूँ तो, एंड मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं खुद पहले मैन्युफैक्चर करूंगी, प्रोड्यूस करूंगी। सो डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेसेस इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न, मतलब ट्रेडर। ओके, आप तुलसी बाग जाते होंगे घूमने, वहां पर जो छोटे छोटे टपरीज होते हैं, ओके, बहुत सारे नेकलेस, इयररिंग्स लगाए हुए रहते हैं, तो वो टपरी वाला खुद वो मैन्युफैक्चर करता है, ऐसे लग रहा है कि आपको? मतलब वो होलसेल मुंबई से लाता होगा ना, होलसेल मार्केट मुंबई में है, तो आप मुंबई में जाओगे तो वही नेकलेस हमें बहुत सस्ता मिलता है। यहाँ पर तुलसी बाग में आने के बाद डबल रेट कैसे हो जाता है उसका? क्योंकि उसका ट्रांसपोर्ट एंड उसको खुद भी तो कुछ उसमें मिलना चाहिए ना, नहीं तो समाज सेवा ही हो जाएगी उसकी तो, कि मुंबई का माल यहाँ पर पुणे में वो सेल कर रहा है सेम रेट में, तो घर पे क्या लेके जाएगा वो पैसे? तो वो ट्रेडर हुआ। ट्रेडर आपको समझे? एंड मैन्युफैक्चरर खुद मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करेगा। तो मैन्युफैक्चरर के केस में इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नॉट परचेसेस, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। तो मेरा फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री में मैं क्या करूंगी बताओ? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। सो फैक्ट्री का रेंट, ओके, फैक्ट्री अगर रेंट पे ली है तो रेंट, रेंट पे नहीं लिया आपने, खुद की फैक्ट्री है तो डेप्रीसिएशन। ओके, तो ये डायरेक्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन हुआ। फैक्ट्री सिर्फ खरीद के फायदा नहीं है, उधर लेबर आप अपॉइंट करोगे ना, वर्कर्स, तो उनको वेजेस दोगे आप, तो वो कौन सा एक्सपेंस हुआ? डायरेक्ट, डायरेक्ट हुआ ना, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड एक फैक्ट्री हो गया आपका, एक ऑफिस होगा, ऑफिस में आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, उसमें एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है, तो उसका प्रोडक्शन के साथ कुछ लेना देना है क्या? नहीं, तो वो इनडायरेक्ट है, उसकी सैलरी। बट प्रोडक्शन वाला जो कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग वर्कर, उसकी जो वेजेस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। आपका ऑफिस का रेंट इनडायरेक्ट है, प्रोडक्शन के साथ कुछ संबंध नहीं है ना उसका, डायरेक्टली संबंध नहीं है, इनडायरेक्टली है ना, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन है तो ही सेल करेंगे ना हम, यहाँ से प्रोडक्शन ही नहीं है तो ऑफिस लेके क्या करोगे? सो ऑफिस का भी सेम, खुद का है तो डेप्रीसिएशन, खुद का नहीं है तो रेंट, बट ये दोनों इनडायरेक्ट है। ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट, बट फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी लगेगी वो डायरेक्ट। ठीक है, आपके प्रोडक्शन के लिए इंटरनेट लगता है, जनरली इंटरनेट नहीं लगता बट लगता है आपके प्रोडक्शन के लिए, तो इंटरनेट चार्जेस जो फैक्ट्री में पे करोगे वो डायरेक्ट, एंड ऑफिस में भी आपके इंटरनेट होगा वो इनडायरेक्ट। सो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस हम बोलते हैं वो डायरेक्ट किसके साथ रिलेट करना है इसको? आइदर परचेसेस के साथ अगर आप ट्रेडर हो तो, एंड मैन्युफैक्चरिंग अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो, आइदर वो डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट। अभी आपने गुड्स परचेस की है एंड आपने फ्रेट पे किया उसके ऊपर, फ्रेट कार्टेज, हाँ मतलब क्या, जैसे टोल चार्जेस समझो आप,
ट्रांसपोर्ट चार्जेस। सो आप घूमने के लिए जाते हो, हाईवे पे टोल लगता है, वो टोल चार्जेस आप पे करते हो। तो आप घूम रहे हो, बट आप आपके गुड्स ट्रक से लेके जाओ तो उस गुड्स के लिए भी टैक्स लगता है अलग से। ओके, तो गुड्स के ट्रांसपोर्ट में तो जो टैक्स लगता है उसके अलग अलग नाम है, फ्रेट है, कैरेज है। तो कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड होता है। सो इनवर्ड मतलब परचेसेस के ऊपर आपने जो टैक्स पे किया वो, बट कैरेज आउटवर्ड मतलब सेल्स के ऊपर है ना। सो सेल्स रिलेटेड नहीं देखना है हमें, डायरेक्ट वाला कौन सा हुआ, कैरेज इनवर्ड इज डायरेक्ट, तो वो कहां पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड कैरेज आउटवर्ड इज रिलेटेड टू सेल्स, तो वो नहीं ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वो कहां पर जाएगा, P&L में। फैक्ट्री का रेंट इधर, बट गोडाउन, आपने गोडाउन क्यों लेते हैं लोग, स्टोर करने के लिए ना। सो इसका कुछ संबंध है क्या प्रोडक्शन से, कि मैम गोडाउन नहीं लिया ना तो प्रोडक्शन ही नहीं होता, ऐसे कुछ है संबंध। प्रोड्यूस किया हुआ जो सेल नहीं हुआ है अभी तक, वो आप गोडाउन में रखते हो, मतलब प्रोडक्शन के साथ कुछ संबंध है क्या, नहीं। तो गोडाउन का रेंट कहां पर जाएगा, P&L, एंड फैक्ट्री का रेंट ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि संबंध है ना डायरेक्टली। फैक्ट्री में प्रोडक्शन चलता है, गोडाउन में स्टोरेज होता है, ठीक है। बट ये सारे ट्रेडिंग अकाउंट के अकाउंट्स या P&L के अकाउंट, सारे अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स ही होते हैं, क्योंकि रियल एंड पर्सनल कहां पर जाते हैं, बैलेंस शीट में। करेक्ट। डिफरेंस बिटवीन द टोटल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट साइड इज फाउंड आउट एज द बैलेंस। आप क्या करते हो, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड की टोटल करते हो, एंड जो डिफरेंस आता है वो बैलेंस होता है ना उस अकाउंट का। इजी है ना अकाउंट। तो लेजर का फॉर्मेट देखो क्या है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये डेबिट साइड हो गई, एंड यही क्रेडिट साइड को कुछ अलग कॉलम्स नहीं है, यही है डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट। अमाउंट वर्ड में कौन सी साइन लिखनी है, रुपी की। जेएफ का फुल फॉर्म बताओ, जर्नल फोलियो। करेक्ट। Directly first illustration, prepare the stationery account of a firm for the month of January 22, duly balanced off from the following details। तो स्टेशनरी अकाउंट, आपका एक ऑफिस इमेजिन करो, आप सीए हो गए, सीए बनने के बाद आपके ऑफिस में स्टेशनरी क्या क्या होगी बताओ, पेन होगा, पेंसिल होगी, इरेजर होगा, स्केल होगी, कैलकुलेटर होगा, प्रिंटर के लिए जो पेजेस, प्रिंटर एसेट है, प्रिंटर इज नॉट स्टेशनरी, बट प्रिंटर में जो पेजेस डालोगे वो पेजेस स्टेशनरी है। स्टेपलर स्टेशनरी, स्टेपलर के पिन स्टेशनरी, रबर होंगे, ग्लू स्टिक वगैरह कुछ होगा, तो ये सब स्टेशनरी है, ठीक है। सो स्टेशनरी आपने बेसिकली एक्सपेंस अकाउंट सीखा है 11th-12th में, करेक्ट, नॉमिनल अकाउंट मतलब। बट यहाँ पर अचानक आपको दिख रहा है इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी। इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है, स्टॉक तो हमें सिर्फ गुड्स का पता था, स्टेशनरी का स्टॉक कैसे आया मैम, वो भी ओपनिंग Jan 1 को है मतलब। तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स कंपनी पता है आपको, उसमें मोर देन 1000 एम्प्लॉयज काम करते होंगे, हाँ। सो सबके लिए स्टेपलर्स खरीदे टाटा मोटर्स ने, स्टेपलर्स, ओके। तो ऐसे कितने स्टेपलर्स खरीदने हैं आपको, 10,000 स्टेपलर्स खरीद लिए, एंड उसमें से 8,000 एम्प्लॉयज ने स्टेपलर्स यूज किए, हर एक को स्टेपलर, तो 2,000 स्टॉक में बचे हुए हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ, वो नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, ओपनिंग। सो आपने परचेस किए थे 10,000, बट यूटिलाइज कितने हुए, 8,000 ही, सो ये यूज्ड है, स्टेपलर्स यूज्ड, या उसको ही आप बोलोगे कंज्यूम्ड, ठीक है। सो जो P&L को आप स्टेशनरी डेबिट करोगे वो परचेस्ड वाली नहीं करोगे, कौन सी करोगे, कंज्यूम वाली करोगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ओपनिंग से आपके पास 480 का है,
मतलब स्टेपलर्स इमेजिन करो, कौन सा भी एक प्रोडक्ट इमेजिन करो स्टेशनरी का, स्टेपलर्स इमेजिन करो, कैलकुलेटर्स, पेन्स, पेंसिल्स। सो ओपनिंग बैलेंस है मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, मतलब कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 480। फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेस किया स्टेशनरी बाय चेक, सो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक ना। सो जो अकाउंट डेबिट करते हैं स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, मतलब स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड को क्या लिखना है, क्रेडिट वाला अकाउंट ना, टू बैंक 800। फिर और परचेस किया आपने स्टेशनरी, बट वो ऑन क्रेडिट की है, मतलब आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया। ओके, स्टेशनरी भी क्रेडिट पे ले रहे हो आप, फॉर फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट 1280। सो यहाँ पर टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट अकाउंट 1280। एंड क्लोजिंग स्टॉक कुछ दिया है क्या, मतलब सब कंज्यूम कर लिया। ओके, नहीं तो सब क्लोजिंग में है। ओके, अभी इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सो हमें कंफ्यूजन है कि ये पूरा क्लोजिंग स्टॉक में है या पूरा कंज्यूम हो गया। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे एजम्पशन करना ही नहीं पड़ेगा, आपको पता होगा ना एक्चुअली उस स्टेशनरी का क्या किया। अगर पूरा कंज्यूम किया तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड पूरा कंज्यूम नहीं किया तो हाँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो ऐसे मान के चलते हैं कि 560 का मैंने कंज्यूम किया तो वो P&L को जाएगा, एंड रिमेनिंग बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैरिड फॉरवर्ड, तो वो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, एंड स्टेशनरी का जो स्टॉक है उसका भी आपको एसेट साइड को दिखाना है, जैसे इन्वेंट्री दिखाते हो ना आप गुड्स का एसेट साइड को, वैसे ही स्टेशनरी का भी स्टॉक दिखाना होता है। सो एक याद रखो, कौन सा भी स्टॉक अगर है ना वो स्टेशनरी का होने दो, गुड्स का होने दो, तो वो क्या करते हैं एसेट साइड को दिखाते हैं। आपको अभी तक सिर्फ गुड्स का पता है, अभी आप इमेजिन करो आप शर्ट्स का दुकान है आपका, तो आप शर्ट सेल करते हो जब, तो ऐसे शर्ट देते हो क्या, बैग देते हो ना उसके साथ, तो वो बैग जो है दैट इज नोन एज पैकिंग मटेरियल। ओके, ऐसे तो सेल नहीं करोगे, पैकिंग करके देना पड़ेगा आपको कस्टमर को, नेक्स्ट टाइम कोई आएगा ही नहीं ऐसे चढ़ दिया तो बैग देना पड़ेगा ना उसको। तो वो बैग जो है ना उसका भी स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। ओके, 10,000 बैग्स खरीद लिए, 8,000 यूज हो गए, 2,000 बैग्स बाकी है स्टॉक में। सो वो भी एक स्टेशनरी का ही पार्ट हुआ, क्या, पैकिंग मटेरियल। सो उसका भी स्टॉक आएगा एंड वो भी एसेट साइड को रिकॉर्ड होगा। यस यस, नहीं वो ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछले साल का क्लोजिंग है, तो वो पिछले साल के बैलेंस शीट में आया होगा ना। इस ईयर में आपने जो लिखा क्लोजिंग वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग हो जाएगा, फिर उस ईयर का क्लोजिंग उसके बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट इज मेड एज ऑन या एज एट, आप एज ऑन एज एट लिखते हो ना, मतलब इस दिन का बैलेंस, एज ऑन मतलब इस दिन कैश का बैलेंस इतना था, इस दिन स्टॉक इतना था। ओके, ये जो बैलेंस है वो 30 मार्च को अलग होने वाला है, सेम कैश का बैलेंस रहेगा क्या बताओ, नहीं। एंड यही 1 अप्रैल को नेक्स्ट डे भी चेंज होने वाला है बैलेंस। सो जो बैलेंस शीट में बैलेंस है वो उस दिन का है, वो 30 मार्च को कुछ अलग अमाउंट्स थे उसके, 1 अप्रैल को कुछ अलग थे ना, तो वो स्टॉक जो है बैग्स का या गुड्स का वो उस दिन का बैलेंस है। ठीक है, सो स्टॉक पैकिंग मटेरियल का भी होता है, स्टॉक गुड्स का भी होता है। ओके, और किसका स्टॉक बताया हमने कौन सा डिस्कस किया, स्टेशनरी का भी स्टॉक होता है। ठीक है, सो आज होमवर्क के लिए आपको ये बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है लेजर का, तो आपको फील आएगा कि मैम हम सीए कर रहे हैं। इसमें देखो क्या करना है, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। डेबिट बैलेंसेस दिए आपको 1 जन के मतलब ओपनिंग है,
तो ये सारे बैलेंसेस की शुरुआत कैसे करोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड ये क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं। ट्रेड पेएबल्स में दो आपके क्रेडिटर्स है, आनंद एंड कपिल एंड कैपिटल। तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड इन सब की कैश इन एंड कैश एट बैंक, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, बिल्डिंग, ट्रेड रिसीवेबल्स में दो डेटर्स है आपके, विजय है मधु। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 अकाउंट्स बनाने हैं डेबिट में। एंड क्रेडिट में आनंद, कपिल एंड कैपिटल। 9 लेजर अकाउंट्स। हर लेजर अकाउंट 4 to 5 लाइन्स का बनाओ। मतलब आपके एक पेज में 3 अकाउंट्स बैठते हैं क्या, या 2 ही बैठेंगे? 3 बैठ जाएंगे। कैपिटल में वगैरह ज्यादा एंट्रीज नहीं होते, डेटर सेल के ही ज्यादा एंट्रीज होंगे ना। बिल्डिंग में भी क्या एंट्रीज होंगे? डेप्रिसिएशन होगा, परचेस ऑफ एडिशनल बिल्डिंग। सो 3 बैठ जाएंगे। सो हमारे 9 अकाउंट्स हुए ना, मतलब 3 पेजेस पे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करो। 3 पेजेस लगेंगे ना 9 अकाउंट्स के लिए, 3 अकाउंट्स। एंड ये ट्रांजैक्शंस पढ़ के और कौन से एडिशनल अकाउंट्स लगने वाले हैं क्या देखो। परचेज गुड्स वर्थ 5000, पेएबल एट अ लेटर डेट। तो ये कट कर दो, आपके बुक्स नहीं आए हैं क्या? हाँ, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हुआ है? पेएबल एट अ लेटर डेट भी लिखा है एंड फॉर कैश भी लिखा है। सो प्रिंटिंग मिस्टेक है। दोनों कैसे होगा? पेएबल एट अ लेटर डेट, अभी मैं कैश भी दे रहा हूँ, आइदर और ही हो सकता है ना। सो 20% ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते हैं ना, तो वो नहीं। 5% कैश डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आएगा। ये 10 नंबर का अकाउंट हुआ हाँ आपका। रिसीव 1980 फ्रॉम विजय। विजय है क्या आपके पास? हाँ, विजय है ऑलरेडी अकाउंट। एंड अलाउड हिम 20 एज डिस्काउंट। सो डिस्काउंट अलाउड अभी हमने ओपन किया है। परचेस प्लांट फ्रॉम मुकेश, प्लांट अकाउंट है क्या? इसमें दिख रहा है क्या? डेबिट बैलेंस में ही होगा ना प्लांट का, मतलब वो प्रिपेयर करना है 11। एंड मुकेश है क्या? नहीं, हमारे पास विजय, मधु, आनंद एंड कपिल है। तो 10th नंबर का हुआ डिस्काउंट अलाउड। 11 नंबर में प्लांट अकाउंट। 12th नंबर किसका बना रहे हो? मुकेश। ओके, 5000 का आपने परचेज किया है प्लांट फ्रॉम मुकेश एंड पेड 100 एज कार्टेज फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री एंड अनदर 200 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। सो कार्टेज मतलब कैरेज बोलना है हाँ एक्चुअली उनको। तो ये जो कैरेज पे किया एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, ये दोनों प्लांट अकाउंट में ही ऐड होगा, मशीनरी अकाउंट में। रेडी टू यूज तक के सारे एक्सपेंसेस ऐड करने हैं ना एसेट में ही, कल देखा था हमने ये। सो ये इंस्टॉलेशन एंड कैरेज ये दोनों क्या होगा? हाँ, प्लांट अकाउंट में ऐड करना है। अभी मैं आपको पहले ही दिखा के रखती हूँ। प्लांट अकाउंट टू मुकेश, 5000 का प्लांट है, 100 का कैरेज था, 200 का इंस्टॉलेशन था, तो वो कैश पेमेंट करना है। आप बोलोगे मैम कहाँ पर दिया है इसे? परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश फॉर 5000 एंड पेड, मतलब वो टू कैश जाएगा, वो पेएबल नहीं है। पेड किया है ना आपने कैरेज एंड इंस्टॉलेशन। ओके, आप इमेजिन करो कैरेज मतलब क्या है? टैक्स है, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए। आपको वो वहाँ का जो ऑफिसर है वो जाके देगा क्या कि मैं क्रेडिट पे लो, मैं प्लांट लेके जाता हूँ, टैक्स बाद में पे करता हूँ। मतलब वो इमीडिएट पे करना पड़ेगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। करेक्ट। उसके बाद इंस्टॉल करने के लिए आदमी आया है और उसने इंस्टॉल करके दिया आपको प्लांट, एंड आप बोलते हो बाद में पेमेंट करता हूँ।
तो जो इंस्टॉल किया हुआ है वो निकाल के देगा फिर से वो, अभी पेमेंट करो नहीं तो फिर से निकालता हूँ मैं मशीनरी। ओके, तो जनरली इनका पेमेंट इमीडिएटली होता है बेसिक, एंड वो भी नहीं दिया है तो पेड वर्ड से समझ में आ रहा है ना कि सिर्फ इसका पेमेंट बाकी है प्लांट का, बट ये तो इमीडिएट पेमेंट हो चुका है। पेड वर्ड से समझ में आ रहा है, तो पेड है मतलब कैश, कैश का अकाउंट है क्या, है ना, ऑलरेडी है, कैश इन है, तो नहीं बनाना नहीं है। सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट, तो रहीम अकाउंट करना पड़ेगा, रहीम अकाउंट नहीं था ना। ओके, तो ये 4th पेज हो गया। हाँ, 10, 11, 12 5 पेजेस पे जाना है मतलब, तो फील आएगा ना आपको 5 पेजेस का लेजर, 5 अकाउंट। इतने लेजर अकाउंट बनाए हैं क्या 12th में या नहीं? 15, 16 बनाए आपने एक ही क्वेश्चन में। 11th में था, सो है आदत मतलब आपको। एंड जो रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसे इन अ रूपी, 50 पैसे इन अ रूपी का मतलब 50%। तो सेल किए थे गुड्स हमने रहीम को 600 के, एंड वो इंसॉल्वेंट हो गया मतलब बैड डेट, एंड कितना रिकवर किया, कुड पे ओनली 50% मतलब 300 दिया ना उसने। सो एंट्री कैसे आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रहीम, एंड अमाउंट बताओ। 300, 50% आ गया, 50% बैड डेट्स हुआ टू रहीम 600, ठीक है। सो 300 बैड डेट्स अकाउंट नहीं है, रहीम का जस्ट अभी हमने बनाया ना, तो 14 इज बैड डेट्स अकाउंट। नहीं, डायरेक्टली लेजर पोस्टिंग, जर्नल मन में एंड लेजर बुक में। मन में ऐसे करो ना, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रहीम, टू रहीम मतलब रहीम अकाउंट में जाओ, एंड क्रेडिट साइड को लिखो बाय कैश बाय बैड डेट्स, फिर कैश अकाउंट में जाओ, डेबिट साइड को लिखो टू रहीम 300, बैड डेट्स अकाउंट में जाओ, डेबिट साइड को लिखो टू रहीम 300। ओके, इसलिए मैंने क्या बताया, मन में जर्नल, नहीं तो होगा ही नहीं ना कंप्लीट, पूछा ही नहीं है तो क्यों करना है। एंड सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश, फॉर कैश मतलब कैश अकाउंट डेबिट करना है या राम अकाउंट कैश, तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए नाम दिया है। हाँ, उन्होंने यहाँ पर सिर्फ इतना ही होता, सोल्ड गुड्स टू राम 1000, तो राम टू सेल्स, एंड फॉर कैश दिया है मतलब कैश टू सेल्स, तो कैश अकाउंट है ना हमारे पास, एंड सेल्स का नहीं है ना, नहीं है ना यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू रहीम, बट हमने सेल्स लिखा नहीं। सो 15 मतलब 15 पेज, 5 पेजेस बराबर ना, 3 अकाउंट्स करते करते। सो 5 पेजेस पे लेजर बनाओ, ठीक है। आपने अगर टिफिन लाया है तो टिफिन खाओ, एंड यहाँ पर ही बैठ के पढ़ाई करो, पूरी पढ़ाई इधर खत्म करो, फिर घर जाओ, फिर घर पे टाइम पास किया तो भी चलता है ना। मतलब एक बार यहाँ पर सब होमवर्क बिमवर्क रिवीजन सब कर लिया तो फ्री ना अब घर जाने के बाद। सो होमवर्क में क्या करना है आपको, इलस्ट्रेशन 2 एंड खुद सॉल्व करने के बाद क्या करोगे, देन कंपेयर करोगे। देखो इतना ही है ये यूनिट। इलस्ट्रेशन 3 आपको नहीं करना है, वो क्लास में हम कल करने वाले हैं। एक्सरसाइज का ट्रू और फॉल्स करना है तो करो, एंड इसमें है एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन कर सकते हो, पहले जर्नलाइज करना है एंड देन पोस्ट देम इनटू लेजर एंड बैलेंस करो उसके। सो इलस्ट्रेशन 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 एंड ये ट्रू और फॉल्स, ये सब होमवर्क के लिए करो एंड देन कल हम ट्रायल बैलेंस स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक ही इलस्ट्रेशन बाकी रहेगा,
वो कल करेंगे। एंड कल ट्रायल बैलेंस भी पूरा खत्म होने वाला है, वो 5 मार्क के लिए आता है। उसके बाद कौन सा होगा? सब्सिडियरी बुक्स, देन कैश बुक, देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, देन फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, देन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या क्या है आपको? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसॉल्यूशन, देन कंपनी अकाउंट्स। ओके, कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स। तो ये लास्ट का 3 नया है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स। ये आपको नहीं था, ये नया है। ये होने के बाद नहीं, कंपनी अकाउंट्स के पहले एंड पार्टनरशिप के भी पहले फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर होने के बाद हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे पहले, देन पार्टनरशिप करेंगे, देन कंपनी अकाउंट्स करेंगे। एंड देन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स था आपको सिंगल एंट्री 11th में, वो करना है। मतलब यहाँ पर हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तक होने के बाद फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर करेंगे डायरेक्टली। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तक ये 6 यूनिट्स हो गए ना, मतलब चैप्टर 2 के। पहला था जर्नल, दूसरा लेजर, तीसरा ट्रायल बैलेंस, चौथा सब्सिडियरी बुक, पांचवा कैश बुक एंड 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये सब होने के बाद आपका चैप्टर 2 खत्म हो रहा है। उसके बाद डायरेक्टली हम जंप करने वाला है चैप्टर 7 पे, विच इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ये 2 चैप्टर्स होने के बाद आपको डायरेक्टली मॉड्यूल 2 लाना है। मॉड्यूल 2 में वो बड़े चैप्टर्स है, एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। वो बड़े चैप्टर्स हम पहले करने वाले हैं। एंड मॉड्यूल 2 होने के बाद फिर से हम मॉड्यूल 1 में आके फिर छोटे छोटे चैप्टर्स, मतलब चैप्टर 3, 4, 5, 6 बचता है ना, क्योंकि 2 के बाद हमने 7 लिया। एंड ये 3, 4, 5, 6 होने के बाद एंड में फर्स्ट चैप्टर, उसमें सब थ्योरी है। सो 3, 4, 5, 6 कौन से हैं? एक इन्वेंट्री है जो आपके लिए नया चैप्टर है, बाकी सब आपको आते हैं। बीआरएस, डेप्रिसिएशन एंड 6th चैप्टर इज बिल ऑफ एक्सचेंज। ये छोटे छोटे बाद में करेंगे। एंड इसमें है थ्योरी। फिर आपका अकाउंट्स का सिलेबस खत्म। सो बहुत सारा 11, 12 का है, कुछ कुछ पार्ट ही है जो नया है। जैसे कि इसमें भी क्या नया है? इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री एक नया है एंड कंपनी अकाउंट्स के वो 3 यूनिट्स नए हैं। बाकी सब सेम सिलेबस है, बट आपको सेम सिलेबस है फिर भी थोड़ा वो सीए के एंगल से अलग से समझ में आ रहा होगा। ओके, सो होमवर्क समझ में आ गया क्या क्या करने है? ओके, सो इस वीक में आपका सिर्फ अकाउंट्स का क्लास होने वाला है 11:30 to 1:30। एंड नेक्स्ट वीक मतलब मंडे से 11:30 to 1:30 अकाउंट्स एंड लॉ एंड इकोनॉमिक्स भी होने वाला है 2 to 4:35 जो लेते हैं सर, वो इको लॉ दोनों होने वाला है मंडे से। हाँ, एंड देन 2 जुलाई से 11 को आना है मैथ्स के लिए। 2 जुलाई से आपके सारे लेक्चर्स होने वाले। सर 1 जुलाई तक पुणे में नहीं है मैथ्स के सर, इको एंड लॉ के सर सैटरडे तक पुणे में नहीं है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ना समझ ले। हाँ, यस।